हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है। सो ओम्स लॉ क्या होता है? हमारे ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और उसके रिजल्ट पे उन्होंने एक लॉ निकाल दिया। उस लॉ को ही हम बोलते हैं ओम्स लॉ। अपना ही नाम दे दिया उन्होंने। देखो, सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग ऐसे ही होते हैं। तो देखो, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने एक तार ली और हमें उसमें से करंट दौड़ाना है। यही करना है बस। देखो, सपोज हमने कॉपर की तार ली जो सबके घरों में यूज होती है, बहुत कॉमन चीज है। ये हमारी कॉपर वायर है। ठीक है, कॉपर वायर का एक क्रॉस सेक्शन है। क्या करा हमने? इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, और बैटरी है हमारी 10 वोल्ट की। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर वायर है तो ये क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, बस वाली नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट डेवलप होगा। कैसे होगा? देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। तो क्या करेंगे? ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे। और ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, तो सेम चार्ज है, ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मोशन ऑफ चार्जेस से क्या बनता है? करंट बनता है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो एक करंट बनाएगा। किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू इट्स मोशन। क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन होती है उसको कन्वेंशनली हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन अगर हमारा इधर जा रहा है तो हमारा करंट इधर जाएगा। अब इसका कोई मेरे पे रीजन नहीं है कि क्यों ऐसा बोलते हैं हम। ये साइंटिस्ट ने बैठ के रूल्स बनाए थे। जब इसके जो रूल्स बने तब उन्होंने बोल दिया कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट साइड हमारा करंट होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू ब्रो। ओके ब्रो। ठीक है, तो हमने जब 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो हमें करंट कुछ मिला, सपोज 1 एम्पेयर का। ठीक है, 1 एम्पेयर करंट मिल गया। अब हमने सेम चीज करी दोबारा, सेम वही कॉपर की वायर है ये, हमने सेम वही कॉपर वायर ली। ठीक है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है कॉपर वायर के अंदर, वही हमारे 4 इलेक्ट्रॉन। ये इधर जा रहे हैं, इधर की तरफ करंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आते हुए हमने एक चीज का ध्यान रखा कि हमारी जो फिजिकल कंडीशंस है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, वो चीजें चेंज नहीं हुई। देखो, मटेरियल भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, सब कुछ सेम है, कोई भी कंडीशन हमारी चेंज नहीं हुई। बस एक कंडीशन चेंज होगी। देखो, यहां से यहां आते हुए हमने क्या करा? टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया। मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं करना है हमें, क्योंकि उससे स्टेट चेंज हो जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगा, इसलिए रिस्क नहीं लेना। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके करेंगे। या हमने अब कर दिया बैटरी को 20 वोल्ट का, और हमने ये ऑब्जर्व करा कि जो हमारा करंट था वो हो गया हमारा 2 एम्पेयर का। सपोज 2 एम्पेयर का हो गया। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व करा। अब इन्होंने क्या बोला अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने से कि देखो, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, देखो वोल्टेज 10 से 20 हुआ तो करंट 1 से 2 हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ा। सो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हमारा हो गया इन्होंने जो ओम्स लॉ दिया। बस इतना ही है ओम्स लॉ। इसके बाद की चीजें वो मैं तुम्हें समझाऊंगा आगे, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन वगैरह अच्छे से सॉल्व होंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। तो देखो क्या बोला इन्होंने। इन्होंने बोला कि इन अ कंडक्टर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बस यही बोला ना कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। सो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड करा? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन एग्जाम्पल, टेम्परेचर
रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये कांस्टेंट रहता है। अब फिजिकल कंडीशन क्यों चेंज नहीं होनी चाहिए ये मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये बात तो हो गई हमारी कॉपर से, ठीक है। हमें क्या कॉपर से पता चला कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड वी बाय आई इज कांस्टेंट, ठीक है। देख लो खुद, वोल्टेज अपॉन करंट करो, हमेशा तुम्हें वैल्यू 1 मिलेगी। 10/1 10, 20/2 10। सो V बाय आई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो वोल्टेज जितना टाइम्स बढ़ेगा करंट भी उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। सो क्या सीन होता है इसके बाद? इसके बाद ये सीन होता है कि इन्होंने अब तार चेंज कर दी। पहले कॉपर की यूज कर रहे थे, अब ये यूज कर रहे हैं हमारी सिल्वर वायर। सो देखो ये सिल्वर वायर है। अब उन्होंने बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो क्या पता वो सबके लिए हो, तो ट्राई कर लेते हैं दूसरी तार लेके। सिल्वर पे उन्होंने वही पॉजिटिव नेगेटिव लगाया, बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन मूव कराया, इलेक्ट्रॉन पे चारों से काम करवाया, वोल्टेज लगा दिया 10 एम्पेयर का, वोल्टेज लगा दिया 10 वोल्ट का, और करंट यहाँ पे कुछ 1 एम्पेयर नहीं मिला यार। करंट यहाँ पे क्या मिला, थोड़ा ज़्यादा मिला या कम मिला? देखो कॉपर से ज़्यादा सिल्वर कंडक्ट करती है तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे इसको सपोज 1.2 एम्पेयर का करंट मिल गया। अब उन्होंने देखा कि वोल्टेज तो भाई हम सेम लगा रहे हैं कॉपर में भी और सिल्वर में भी, पर दोनों में करंट अलग अलग क्यों आ रहा है? बताओ क्यों अलग अलग आ रहा है? यहाँ देखो, वोल्टेज इज सेम फॉर कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, दोनों उतनी जोर से इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, उतनी जोर से खींच रही है बैटरी। 10 वोल्ट की बैटरी है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें वो ज्यादा तेज खींच लेगी उसमें वो कम तेज खींचेगी, ऐसा कुछ होगा? जितनी उसकी जान होगी उतनी तेज वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। दोनों में इलेक्ट्रॉन खींच रही है, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि सिल्वर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पा रहे हैं? ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पा रहे हैं मतलब करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा मतलब चार्ज ज्यादा मूव कर रहा है, तो सिल्वर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो खींच पा रही है, कॉपर में वो कम खींच पा रही है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों हो रहा है ये बताओ मुझे, तुम्हें अगर पता है तो। अब देखो इससे हम क्या वो बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉपर है वो कहीं ना कहीं चार्ज को रोक रहा है अपने पास होने से, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक रहा है, उससे थोड़े हर्डल्स आ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन के मोशन को रेजिस्ट कर रहा है कॉपर, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन कम मूव हो पा रहे हैं। अगर कॉपर भी रेजिस्ट नहीं करता, ये भी रेजिस्ट नहीं करता, तो भाई दोनों में करंट सेम आना चाहिए ना, जब कोई रोकने वाला है ही नहीं दोनों में। तो हमें यहां से कुछ पता चला कि कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो उसमें से करंट फ्लो होने को रोकती है, मतलब करंट को वो रेजिस्ट करती है। और हमने इसको नामकरण कर दिया इस चीज का रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जो चीज रेजिस्ट करती है, रेजिस्ट मतलब रोकना। ज्यादा मेहनत नहीं करी, जो था रेजिस्ट करती है तो नाम रेजिस्टेंस, बस सिंपल। सो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ज्यादा होगी या कम होगी बताओ? ऑब्वियसली कॉपर वो करंट को रोक रहा है ज्यादा सिल्वर से, सो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल बी हाई, ठीक है। सो रेजिस्टेंस कॉपर की ज्यादा होगी तो वो करंट को कम पास होने देगा। अब ये रेजिस्टेंस आती क्यों है? रेजिस्टेंस आती क्यों? देखो सॉरी गलत डायग्राम बन गया, मतलब थोड़ा छोटा बन गया। ये हमारा कंडक्टर है, बस आराम से समझ लो। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री कहां से आए होंगे? मैंने फेंके होंगे क्या? तुम्हारे घर से गए होंगे इलेक्ट्रॉन, बताओ कहां से आए होंगे? कोई ना कोई एटम से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। अब एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो क्या बनता है? थोड़ी केमिस्ट्री की चीज है, समझ लो। अगर किसी एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो आयन बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो एटम से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन मिलता है हमें प्लस पॉजिटिव आयन। अब कंडक्टर के अंदर ही हमने ये सब कुछ करा है, तो पॉजिटिव आयन भी कहाँ रहेगा? कंडक्टर के अंदर।
सो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कंडक्टर में पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, डन। सो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और इधर हमने नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन के रास्तों में अब स्पीड ब्रेकर आ गए, ये पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भागते तो हैं, पर क्या होगा, इधर इससे टकरा गया, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, ऐसे टकरा टकरा के, ये भी ऐसे टकरा टकरा के निकलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, जिनसे वो टकराते हैं, स्पीड कम होती है तो चार्ज कम फ्लो होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस आ रही है रास्ते में, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये साले रोक रहे हैं इनको, इलेक्ट्रॉन के मोशन को। ठीक है, सो पता चल गया रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या बोला था, V/I ये है हमारा कांस्टेंट। अब जो ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट मैथमेटिकली हमारे रेजिस्टेंस के बराबर आता है। ठीक है, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कि ये उसकी रेजिस्टेंस है, सो इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और V/I इक्वल टू R, रेजिस्टेंस का वो होता है सिंबल R, यहीं से निकलता है हमारा V इक्वल्स टू IR। ठीक है, ओके ब्रो, गॉट इट ब्रो, आई होप यू गॉट इट। इतना सिंपल ही तो था। अब देखो पता चल गया, करंट ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, बता दिया कि जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा, पर ऐसा भी नहीं है कि भयंकर सब में सेम ही बढ़ता रहेगा, कुछ रेजिस्टेंस मिलती है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, V/I। ठीक है, कितना वोल्टेज लगाने में कितना करंट आ रहा है, ठीक है, उसका मेजर होता है हमारा रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस की SI यूनिट भी क्या होगी, SI यूनिट है हमारी ओम्स, OHM बोलते हैं। इसका सिंबल होता है सिग्मा का, ओमेगा का, सॉरी ये ओमेगा का सिग्मा सिंबल है। SI यूनिट इसकी ओम होती है। वैसे अगर हम रेजिस्टेंस की यूनिट को क्या बोलेंगे, रेजिस्टर है V/I, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और करंट की एम्पेयर। सो इसकी यूनिट वोल्ट पर एम्पेयर भी होती है SI यूनिट, इसी को हम बोलते हैं ओम, क्योंकि भगवान जी ने लॉ दिया है, तो ओम इन्होंने अपना ही नाम से सब कुछ कर दिया। देखो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इतना तुमने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस हमारी कंडक्टर में ऐसे तो नहीं है, ऐसा है कि हमेशा फिक्स रहेगी, या हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसे मैं रेस कर रहा हूँ। तुम चच्चा जी है ना, एक चीज ऑब्जर्व करी रेजिस्टेंस के बारे में भी, अब इतना बड़ा काम करा है, साइंटिस्ट है, थोड़ा बहुत तो थ्योरी देंगे ही ना। इन्होंने ऑब्जर्व करी कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकती है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो अब, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो पहले तो उन्होंने बोला कि हम डायमेंशंस पे खेल लेते हैं थोड़ा सा। उन्होंने क्या बोला, जैसे जैसे कंडक्टर की तुम लंबाई बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी। सो उन्होंने क्या बोला कि लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सही बात है यार, जैसे जैसे तुम लंबाई बढ़ाते रहोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और पॉजिटिव चार्ज ही बढ़ जाएंगे। अब देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, लंबी सी पाइप है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएगी एक दूसरे से, ऐसे ऐसे करके टकराती रहेगी, इलेक्ट्रॉन टकराता ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की। सो जैसे जैसे हमने कंडक्टर की लंबाई बढ़ाते हैं तो हमारे कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, मतलब ठोकरें बढ़ जाती है जिंदगी की इलेक्ट्रॉन के, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा टकरा रहा है तो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा भाई, संभल संभल के। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एरिया। एरिया ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। क्यों कम होगी, देखो एरिया बड़ा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जगह मिल गई ना निकलने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो ऑब्वियसली करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा मतलब रेजिस्टेंस कम है, कम ठुकावट
कम रुकावटें हैं इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, ठीक है। फंबल हो जाता है ना कभी कभी, बट कोई बात नहीं, ठीक है। सो एरिया हमारा बढ़ता है तो हमारी रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल मतलब ये तार है, इसको बीच से काट दिया, जो ये बीच का गोल तुम्हें दिखेगा ना, जैसे ये है, इसको काट दिया, जो ये बीच का दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से हमारी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ वही है जो हमने पहले देखा था। कॉपर से सिल्वर पे आने पे, कॉपर से जब हम सिल्वर पे आए थे, क्या हुआ था? करंट हमारा बढ़ गया था ना। क्यों? क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टेंस थोड़ी कम होगी। तो रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल एज वेल, ठीक है। और चौथी चीज क्या है? टेम्परेचर के साथ भी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर के लिए बढ़ता है, सेमीकंडक्टर के लिए कम होता है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड कर रहा है हम चीज क्या ले रहे हैं। तो देखो हमारे रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये चीज याद रख लो। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि अगर लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा, दोनों का रेजिस्टेंस कंपेयर करो एंड ऑल, ठीक है। अब क्या करा हमने? इन दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने से क्या आया? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। अब क्या होता है, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट आता है हमेशा, उसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। यहां भी हम इसे प्रोपोर्शनल का साइन नहीं चाहिए, हमें एक फॉर्मूला चाहिए जो इक्वल टू कर दे, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दे। आर इक्वल टू एल बाय ए। यहां से यहां आते हुए प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में बदला तो एक कांस्टेंट भी आएगा जिसे हम बोलते हैं रो। रो क्या होती है हमारी? इस कांस्टेंट का नाम है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी को हम बोलते हैं हमारी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कुछ नहीं होती, रेजिस्टिविटी हमें सिर्फ इतना बताती है कि एक यूनिट कंडक्टर में की रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, या रेजिस्टिविटी इज व्हाट इज रेजिस्टिविटी? बताओ। रेजिस्टिविटी इज resistance of a conductor per unit length per unit area। मतलब कोई अगर तार है तो अगर ऐसा यूनिट की हम बात करें तो एक यूनिट उसकी लेंथ होनी चाहिए और उसका एरिया भी एक यूनिट स्क्वायर ही होना चाहिए। मतलब अगर हम ऐसा यूनिट में बात करें तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो 1 मीटर लंबी तार हो और एरिया कितना हो उसका? 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर इन एसआई यूनिट, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है मेरा, V बाय आई हमें क्या देता है? रेजिस्टेंस, ठीक है। और ग्राफिकली अगर हम बात करें, V बाय आई का हमारा ग्राफ है, ऐसे करके हमारे 2 ग्राफ हैं, ठीक है। मुझे बता दो इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला, ये ओरिजिन है हमारा, ये हमारा कुछ V है और ये कुछ हमारा V, I है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 ना। करके देखना, v माइनस 0 अपॉन i माइनस 0। स्लोप की वैल्यू क्या आ गई? v बाय आई। सो जो हमारा स्लोप होता है पोटेंशियल करंट ग्राफ का,
वो हमें हमारी क्या बोलते हैं उसे, रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज रेजिस्टेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये T1 है, ये T2 है, मुझे ये बता दो कि ये वी आई ग्राफ है किसी कंडक्टर का अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। मुझे बस इतना बता दो कि T1 ज़्यादा है या फिर T2 ज़्यादा है, बताओ बताओ। देखो कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ती है जनरली, सो हम बोल सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। कभी ये क्वेश्चन हो गया आ गया ना ऐसा, तो इसे ऐसे सॉल्व कर लेना कि टेम्परेचर के साथ साथ हमारी रेजिस्टेंस बढ़ती है तो स्लोप भी बढ़ेगी। कौन सा किसकी स्लोप ज़्यादा है, नीचे वाले ग्राफ देखो स्लोप कम है, चढ़ाई कम है, यहाँ ऊपर गए तो चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चला कि जो ऊपर वाले की स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगी, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सो T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला मिल गया R इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टिविटी पढ़ ली, रेजिस्टेंस पढ़ ली, एक और टर्म आती है कंडक्टेंस, वो बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2-3। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि दो कंडक्टर है, दो तारे हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, ये भी कॉपर की है और ये भी कॉपर की है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, ठीक है। पर एरिया अलग अलग होगा। इसका रेडियस कितना है हमारा 1 मिलीमीटर और इसका रेडियस क्या है हमारा 2 मिलीमीटर। फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टिविटी, अब देखो जो हमारी रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी वो हमारी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। एक मटेरियल की एक रेजिस्टिविटी होगी, वो कभी चेंज नहीं करेगी, ठीक है। सो हमारी रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, तो यहाँ मटेरियल सो यहाँ हमारा मटेरियल सेम है, कॉपर था, नीचे भी कॉपर ही है, तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, नॉट एट ऑल। सो ρ1 अपॉन ρ2 हमारा 1 होगा, क्योंकि ρ1 और ρ2 हमारी एक ही होगी, दैट इज इक्वल टू रो ऑफ कॉपर, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। डन, पहला क्वेश्चन हो गया, ये तो सिंपल ही था। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि इनकी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, रेजिस्टेंस का रेशियो, दैट इज R1 अपॉन R2। पहले वाले की रेजिस्टेंस R1, दूसरे वाले की रेजिस्टेंस R2। अब देखो R1 कितना होगा, रो L1 बाय A 1। अब देखो ये हमारी सिलेंड्रिकल तारे हैं, मतलब गोल गोल तारे हैं, लंबी लंबी, ठीक है। लेंथ दोनों की सेम है, तो ऊपर वाले में तो कुछ चेंज नहीं होगा, रो एल ही रहेगा, ठीक है। एरिया इसका चेंज होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो यह क्या है, पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। R2 सिमिलरली कितना हो जाएगा, रो L2 बाय A2, L2 भी L ही रहेगा, तो रो L बाय पाई R2 स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, R1 बाय R2, सो निकाल दो, R1 बाय R2 इक्वल टू रो L बाय पाई R1 स्क्वायर अपॉन रो L बाय पाई R2 स्क्वायर, R1 अपॉन R2। अब देखो कि जब ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ जाते हैं थोड़े फ्रैक्शंस, तो क्या होता है, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, नीचे नीचे वालों की, और ये जो बाहर बाहर वाले हैं ना, अंदर वालों की मल्टीप्लाई अलग होती है, बाहर वालों की मल्टीप्लाई अलग होती है। तो ये कैसे आ जाएगा हमारा, रो L बाय पाई R1 स्क्वायर, नीचे वाले की मल्टीप्लाई किससे होगी, रो L से, और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई किससे होगी, पाई R2 स्क्वायर से। पाई से पाई गया, रो L से रो L गया, क्या बचा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। R2 स्क्वायर कितना है, R2 क्या है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर का स्क्वायर 4 मिलीमीटर स्क्वायर,
और नीचे R1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 मिलीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर गया, आंसर क्या है 4:1। सिंपल, इतना सिंपल था, इसे नोट करो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक तार थी हमारे पास, एक तार थी, कुछ इसकी लेंथ है L और कुछ इसका एरिया है A। अब हमने क्या करा, इसको खींचा, मेरे जैसे बाहुबली ने खींचा और इसकी लेंथ डबल कर दी। सो अब ये तार कितनी हो गई, न्यू लेंथ थी हमारी वो हो गई 2L। अब हमें बताना है अगर इसकी रेजिस्टेंस R है तो नई रेजिस्टेंस R डैश कितनी होगी। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम मास को कभी क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि मैं तार को खींचूं और उसके अंदर थोड़ा और मैं लोहा घुसा दूं, नहीं हो सकता। तो जब मैं तार खींचूंगा तो जितनी पहले उसकी वॉल्यूम थी, जितना पहला उसमें लोहा था, बाद में भी उतना ही होगा, है ना। सो देखो जब मैंने तार को खींच दिया, लेंथ L से 2L हो गई, तो वॉल्यूम तो हमारे पास सेम होगी और हमारा कुछ एरिया छोटा हो जाएगा। तो जैसे हमने खींचा, तार पहले मोटी थी, तार थोड़ी पतली हो जाएगी और थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर वॉल्यूम सेम रहेगी। तो हमारा एरिया न्यू, पहले हमारा कुछ एरिया A था और यहाँ से इससे चेंज होकर हमारा एरिया A डैश हो जाएगा। तो देखो वॉल्यूम क्या होती है, इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया होता है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम वही तो होती है, लेंथ इंटू एरिया ऑफ, जैसे उसकी निकालोगे तुम सिलेंड्रिकल पाइप की जो वॉल्यूम होती है, कितना करोगे, ऊपर का जो बेस एरिया होता है मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, या हाइट बोल लो उसे तुम, यहाँ लेंथ है। तो देखो वॉल्यूम हमारी सेम है, पहले की वॉल्यूम कितनी होगी यार, वॉल्यूम V1 कितना होगा हमारा, पहले लेंथ कितनी थी L, एरिया क्या था A, एंड जो हमारी वॉल्यूम 2 होगी वो कितनी होगी, अब लेंथ कितनी हो गई सेकंड केस में 2L, एरिया क्या हो गया पता नहीं, हो गया होगा कुछ A डैश। तो अब हमें पता है वॉल्यूम चेंज होगी नहीं, V1 और V2 दोनों बराबर है। सो V1 इक्वल्स टू V2 होगा, LA इक्वल्स टू 2L A डैश, L से L हमारा कट जाएगा, ठीक है। A डैश की वैल्यू क्या हो गई A/2। सो जो हमारा नया एरिया है वो पहले से आधा हो गया। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज भी याद रखना कि कभी भी किसी हम तार को जब हम खींचते हैं, अगर उसकी लेंथ को हम दुगना कर रहे हैं तो एरिया उसका आधा हो जाएगा, अगर लेंथ को हम तिगुना कर रहे हैं तो एरिया उसके अपॉन में 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3 टाइम आधा हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा नया एरिया है A/2 एंड नई लेंथ है हमारी L/2। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, R इक्वल टू रो L/A। पहले हमारे पास लेंथ क्या थी L, एरिया क्या था A, ठीक है। रो 2 में क्या हो गया, सॉरी R2 में हमारे पास क्या केस हो गया कि हमारा रेजिस्टिविटी तो सेम है, पर लेंथ कितनी हो गई हमारी 2L और एरिया क्या हो गया A/2। अब वही है, ये 2 यहाँ से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 रो L अपॉन A। अब R1/R2 निकालें हम तो कितना हो जाएगा रो L/A अपॉन 4 रो L/A। A से A गया, रो L से रो L गया, ये इधर यहाँ से यहाँ चले गया, ठीक है। या और सिंपल तरीके से देखो यार, रो L/A यहाँ था अपॉन रो L/A 4, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। रो L इंटू A अपॉन A इंटू 4 रो L से रो L गया, A से A गया, क्या आया आंसर 1/4। सो R1 इक्वल टू 1/4, R1/R2 इक्वल टू 1/4। सो जो हमारी R2 की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 4R1। सो जो हमारा नया रेजिस्टेंस था वो पुराने वाले रेजिस्टेंस के 4 टाइम्स हो गया, अगर हमने उसको दुगना बढ़ाया तो, ठीक है। अगर हम उसे तिगुना करते ना तो वो 9 गुना हो जाता, ये याद रखना, ठीक है। अगर लेंथ की वायर n टाइम्स हो गई L, सो जो रेजिस्टेंस होगा न्यू वो n² टाइम्स हो जाएगा R ओल्ड। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है डिराइव्ड, अगर तुम बोर्ड्स में से अप्लाई करोगे नंबर कट जाएंगे, सिर्फ चेक कर लेना एक बार, ठीक है।
जब आंसर निकाल लो कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया, ये हमेशा सही होगा। देखो यहाँ क्या था, लेंथ डबल हो गई तो एरिया की रेजिस्टेंस न्यू कितनी, देखो पहली रेजिस्टेंस आर थी, अब लेंथ डबल हो गई 12 हो गई, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर क्या 2 का स्क्वायर 4, 4r। इतना लंबा सॉल्व करके भी वही 4r आया। देखो इतना सिंपल, यहीं से डिराइव कर देते तुम। ठीक है, अब ये हो गए थोड़े हमारे ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल। अब ओम्स लॉ हमेशा तो काम आता नहीं है, ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं ओम्स लॉ कहाँ कहाँ हमारा। सो ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या होती है। ओम्स लॉ की लिमिटेशन देखो पहले फर्स्ट स्लाइड में देखी थी हमने कि जो हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस नहीं सॉरी, जो हमारे कंडक्टर्स थे उसमें हमें क्या करना पड़ रहा था, टेम्परेचर सेम रखना पड़ रहा था और फिजिकल जो कंडीशंस थी वो सेम रखनी पड़ रही थी। तो क्या बोलेंगे उसे, लिमिटेशन क्या होती है कि फिजिकल कंडीशन should remain constant। ठीक है, ठीक है ब्रो, ठीक है, फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए अगर हमें ओम्स लॉ को लगाना है तो, क्योंकि देखो अगर फिजिकल कंडीशन चेंज होगी तो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी, फिर V/I क्या रेजिस्टेंस ही चेंज हो रही है, पूरा लॉ खराब है ना। अब देखो लास्ट चीज़, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं। एक होता है हमारा ओमिक, एक होता है हमारा नॉन ओमिक। ओमिक मतलब जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, फॉलो, और नॉन ओमिक मतलब डू नॉट फॉलो ओम लॉ। देखो ऐसा नहीं होता ना कि सारे मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो कर ले, सारे मटेरियल्स का V/I ग्राफ एक जैसा निकल जाए, ऐसा नहीं होता। तो जो मटेरियल्स ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है, V/I इक्वल्स टू R एंड V इक्वल्स टू IR। ये इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन की। तो इनका वोल्टेज और करंट ग्राफ क्या होता है, ये आता है हमारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ये ओमिक रेजिस्टर्स होते हैं जिनमें V/I का रेशियो सेम होता है। V/I का रेशियो सेम है मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब स्लोप सेम रहेगी, क्योंकि V/I ग्राफ की स्लोप हमारी रेजिस्टेंस होती है। ये चीज़ें थोड़ी ना मेमोराइज करने की है, तो मेमोराइज करना है, ठीक है। और ओमिक नॉन ओमिक क्या होते हैं, वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, उनका V/I का ग्राफ ना कैसे भी हो सकता है, ऐसा हो जाएगा पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ग्राफ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इनके एग्जाम्पल हैं हमारे जो तारे तूरे होती है, कॉपर, सिल्वर या कंडक्टर हमारे जितने भी हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है हमारा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के बारे में क्लास 12th का लास्ट चैप्टर होता है, वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, हमारे सेमीकंडक्टर्स और हमारा बल्ब का फिलामेंट हमारी नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होती है, और कॉपर सिल्वर ये सब चीज़ें हमारे बेसिक कंडक्टर्स होते हैं, ये हमारे ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, ठीक है, बस इतना याद रखना।